नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद और अंकित जी। कुछ दिन बाद नए संसद भवन में सभी का स्वागत होगा क्योंकि इनॉग्रेशन हो गया है। भव्यता और दिव्यता साफ तौर पर संसद भवन की पिछले कई दिनों से दिखाई दे रही थी, वो आज सबके लिए सामने आ गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में हम आप वहाँ जाएं भी। लेकिन सर, बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष चाहता क्या है, विपक्ष ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन होना चाहिए, मोदी ने क्यों किया, ये तमाम चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे। आखिर विपक्ष चाहता क्या है, क्योंकि अगर कड़ियाँ जोड़ी जाए तो बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी। तो सबसे पहला सवाल यही है कि विपक्ष चाहता क्या है वर्तमान परिस्थिति में। देखिए, जब लोकसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। जी बिल्कुल। पहले तो हम सभी गौरवान्वित हैं कि आज़ाद भारत की जो खुद की बनाई हुई और ख़ास तौर पर देश के कोने कोने से लाई गई सामग्रियां जिस तरीके से हमारी संसद को बनाने में उपयोग की गई हैं, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सर्वोत्तम कह सकते हैं कि आकृति और ये सबको गौरवान्वित कर देने वाली बात है। और अंकित जी, ठीक है, हमने भले ही आज़ादी का संघर्ष नहीं देखा, मैं कांग्रेस पे आता हूँ बाद में या विपक्ष पे आता हूँ थोड़ा सा, लेकिन जो मन के भाव हैं आज इस खुशी के दिन पे जो फूट रहे हैं वो यही है कि हमने भले आज़ादी का संघर्ष नहीं देखा था या हमने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, देश जब आज़ाद हुआ उस दिन भी हम नहीं थे, लेकिन जब हमारा देश की नई संसद बन रही है, हमारे देश से जब कि जम्मू कश्मीर से जब 370 हटा वहाँ से और जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हुआ, हम जब देख रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है जो सैकड़ों वर्षों पुरानी एक समस्या थी, एक जिसने हमारे समाज में एक विभाजन की रेखा खींची हुई थी। तो ये जब चीज़ें सुधर रही हैं तो हमने भारत को आज़ाद होते नहीं देखा, लेकिन हम एक नए भारत का उदय जरूर देख रहे हैं। तो ये जो नया भारत है इसके हम साक्षी हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा भी योगदान है। तो ये हमारा ठीक है कि सरकार की सफलता तो है, लेकिन हमारे जीवन की भी सफलता है कि हम ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं, जिसको देखने के लिए कितनी पीढ़ियां चली गई। अब आपने राम मंदिर की बात करी तो लगभग बताते हैं कि शायद 24-25 पीढ़ियां उस घड़ी के इंतजार में चली गई, है ना। लेकिन हम अगर देख पा रहे हैं उसका निर्माण होते हुए, मैं अभी होकर भी आया था, वहाँ पे देखा मैंने कि किस तरीके से तेज़ी से वहाँ पे काम चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद देख रहे हैं। हमने देखा कि आप याद कीजिए कि अगर हम 1.5-2 साल पहले जब ये 2019 में जब ये 5 अगस्त 2019 को जब वहाँ पर 370 हटाया गया, उससे पहले क्या होता था वहाँ पे कश्मीर में, किस तरीके से भ्रष्टाचार या आतंकवाद का बोलबाला था। लेकिन आज देखिए वहाँ पर क्या बहार है। अभी हमारे G20 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर आए थे, उन्होंने देखा पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हुआ और किस तरीके से ये सब चीज़ें, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार की सफलता भी है, लेकिन हमारे को भी एक निजी तौर पर एक हर भारतीय के लिए सफलता होती है कि हम दुनिया को बताते हैं, जब किसी से बात करते हैं कि आप कश्मीर आकर देखो, देखो क्या खुशहाली है, देखो क्या वहाँ पे हमारे जो नौजवान हैं वो यूपीएससी की परीक्षाओं में, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल आ रहे हैं, अच्छी रैंकिंग हासिल कर रहे हैं। पहले इंटरनेट बंद होता था, अक्सर वहाँ पर फ़ोन बंद रहता था, लोग पढ़े तो पढ़े कैसे। आज सब चीज़ें वहाँ पर खुली हुई हैं, तो लोगों को जब अवसर मिल रहा है तो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बहरहाल आज का दिन खुशी वाला है, तो पहले हमने अपनी उद्गार व्यक्त किए, लेकिन अगर हम बात करें, आपका सवाल ये था कि विपक्ष चाहता क्या है। विपक्ष चाहता था कि नरेंद्र मोदी कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि इतिहास में वो एक सबसे बड़े नेता के तौर पर उनको देखा जाए। अब आप देखिए कि आज वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन क्यों नहीं कर रही हैं। उनका सबसे पहला जो विरोध था वो इस बात का था कि नरेंद्र मोदी इसे बना क्यों रहे हैं। बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी ने क्यों बनाया, क्योंकि आप देखिए कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जब वो देखेंगी कि ये जो संसद भवन है ये बना 2023 में, 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई, 2023 में इसका लोकार्पण हुआ, किया किसने? नरेंद्र मोदी ने। तो लोग पूछेंगे कि 70 साल तक अगर कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस ने क्या किया,
क्यों सिर्फ हम जो गुलामी के प्रतीक थे उन्हीं पर गर्व करते रहे। हम, अगर आप समझ लीजिए कि अगर ये नई संसद नहीं बनती, अभी हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर कोविड काल था। कोविड काल में जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन सबके लिए अनिवार्य था, तो आपने देखा कि स्थान की कमी के कारण हमारे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 पालियों में हुई थी। तो ये, और हम जैसे लोगों को डबल मेहनत भी करना पड़ता था। डबल मेहनत भी करना पड़ा था। तो आप देखिए कि जब जो स्थान की पूरी तरह से, अगर हम वहाँ पर देखते हैं कि स्थान नहीं था पूरा, और जिस तरह से वहाँ पर आप देखते हैं कि लोग विदेशों से, देश के कोने कोने से आते हैं संसद की कार्रवाई को देखने के लिए। जब वो देखते हैं कि कहीं पिलर पे क्रैक पड़ा हुआ है, जब देखते हैं कि कहीं सीलन आ रही है, तो एक जो भारत एक मजबूत राष्ट्र, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा सत्ता का केंद्र है, वो अगर ऐसी हालत में होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और हर भारतीय के लिए वो अच्छा एक संकेत नहीं है, संदेश नहीं है। तो अगर नई संसद बनी है तो इसका स्वागत करना चाहिए। और क्या ही अच्छा होता, मेरे को बड़ा दुख हुआ जब ये विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार का निर्णय किया। तो ये ठीक है कि सबका अपना अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन शरद पवार को मुझे लगता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा दुख शरद पवार से इसलिए हुआ क्योंकि शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं। तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। ऐसे बहुत से अवसर आए हैं जब उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का साहस दिखाया है। और आप देखिए कि जैसे उनकी पार्टी है, वो कभी वेल में आके हंगामा नहीं करती, इसके लिए प्रधानमंत्री भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। हाँ। एनसीपी की, तो एनसीपी की ओर से उतना कड़ा विरोध भी नहीं हुआ है। हाँ, ये भी है, तो उनकी पार्टी ने विपक्षी दलों का साथ जरूर दिया है, लेकिन विरोध उस तरीके से तल्ख वाला विरोध नहीं हुआ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन शरद पवार को वहां पर ये देखना चाहिए। ऐसे बहुत से, देखिए, ऐसे एनडीए में भी बहुत सारे मौके आए हैं जब किसी एक एनडीए के निर्णय को, अब जैसे राष्ट्रपति उम्मीदवार था तो कई बार होता था कि शिवसेना एनडीए में शामिल होने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार में दूसरे का समर्थन कर देती थी। ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इधर आ गए तो आप सरकार के साथ ही खड़े हो गए। देश के साथ खड़े होने का मतलब सरकार के साथ खड़े होना नहीं है। तो ये शरद पवार जैसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को, और जो कई मौकों पर पार्टी हित से ऊपर उठकर काम करते रहे हैं, तो उनको ये थोड़ा देखना चाहिए था। तो इनसे, और बाकी सबने करा तो समझ में आता है, लेकिन उनसे ज़्यादा निराशा हुई। कुछ कह रहे हैं कि हम जैसे जनता दल यू के जो अध्यक्ष काम करेंगे, हाँ, कि हम वापस उसी को संसद भवन बना देंगे। बड़ा सवाल उनके लिए यही है कि वो फिर से पहुंचेंगे या नहीं, वो बड़ा सवाल है। वही मैं कह रहा हूं। मुंगेर में वो मीट भात की पार्टी दे रहे हैं, लेकिन फिर से पहुंचेंगे नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है। और ये देखिए क्या होता है कि हम जब बात करते हैं कि देखिए कोई आज सत्ता में है तो वो हमेशा सत्ता में रहने वाला, ऐसा नहीं है। ये जनता है, अगर उसका काम है कि जो आप ठीक काम कर रहे हैं तो आपको सत्ता बनाए रखेंगे, नहीं तो दूसरे को मौका देंगे। और आप देखिए कि अगर हम देश को आगे बढ़ाने के बजाय ध्यान हमारा सिर्फ इसमें रहे कि हमको पहले वाले थे उनके निर्णयों को पलटना है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ आगे बढ़ेंगे। आज ये जो संसद भवन बनी है, या ये सिर्फ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना दी है? नहीं, ये देश की जनता के पैसे से बनी है। हमारे जो हमको देश की जनता को पहले से पता था कि ये जितने भी इसमें 1000 करोड़ रुपए लगे हैं, ये संसद भवन बनने जा रहा है, तो देश उस निर्णय के साथ खड़ा था। आप देखिए कि तमाम अदालतों में इसको चुनौती दी गई, और तमाम तरह के बड़े बड़े वकीलों ने तर्क भी प्रस्तुत किए। कई बार लगा कि ये मामला अटक जाएगा, ये परियोजना अटक जाएगी, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि वो उद्देश्य प्रधानमंत्री का सही था और जरूरत भी थी। और ऐसा कई बार, और ये जो पहल बीजेपी नहीं करी, ऐसा नहीं है, पहले मीरा कुमार के टाइम से ये पहल होने लग गई थी। तो ये, और गुलाम नबी आजाद ने तो बताया नहीं, पूरा वो डिटेल दे दिए हैं कि हाँ, कब से इसकी शुरुआत, सोच कब से आई है। जी, तो ये दिखाता है कि जरूरत थी उस चीज की। टैक्स पेयर्स भी इस बात को, उनको पता था कि ये हमारे पैसे से ये काम होने जा रहा है, और वो इस बात के लिए खुश थे। वो काम रिकॉर्ड समय में
पूरा हुआ है, गुणवत्ता के साथ पूरा हुआ है, तो ये हम सबके लिए भी खुशी की बात है। तो ये आप कह रहे हैं कि हम पलट देंगे, उधर चले जाएंगे, फिर से इधर करें, ये ऐसे ये मजाक की बात नहीं है। ये भारतीय संसद की बात है, भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की बात है, जहां से तमाम विधायी फैसले होते हैं, जहां से जनता के भाग्य का वहां से निर्माण होता है। तो आप इस तरीके की बातें करके दिखा रहे हैं कि आप सिर्फ विद्वेष की राजनीति करते हैं और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, या कह लीजिए कि बस हमको कुछ नया नहीं करना है, दूसरे के काम में मीन मेख निकालना है या उसको पलटना है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। आप देखिए कि वो कहते हैं कि उनको उद्घाटन कराना चाहिए था राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति किसी भी कार्यक्रम में आते हैं तो निश्चित तौर पे उसकी गरिमा बढ़ती है, लेकिन अगर आप देखें कि हम जो ये सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल उठाने वालों से पहले ये पूछना चाहिए कि वो अपने कार्यकाल के दौरान कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने राष्ट्रपति से कराया, जरा इसका हिसाब दे दें। दूसरा, हमारा जो लोकतंत्र है उसमें जनता के बीच में अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री को रखना होता है, ना कि राष्ट्रपति को। 5 साल सत्ता में पूरे होने के बाद नरेंद्र मोदी को जनता के बीच में जाना है और बताना है कि 5 साल में मैंने ये काम हाथ में लिए थे, ये मैंने पूरे कर दिए और ये मैं पूरे नहीं कर पाया, तो क्यों नहीं कर पाया, इसका हिसाब देना है। राष्ट्रपति को वो हिसाब देना नहीं होता है। तो और ये जो सेंट्रल विस्टा परियोजना है, इसके लिए तमाम जितनी अदालती चुनौतियां और जितने तरह के दुष्प्रचार नरेंद्र मोदी ने झेले हैं, और उसके बावजूद इस परियोजना को समय पर बनाया है और गुणवत्ता के साथ बनवाया है, तो खुद जा जाकर समीक्षा की है। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और आधुनिकता का समावेश है, और ये कह सकते हैं कि बुनियादी से लेकर आधुनिक सुविधाएं हैं, और हमारी जो आत्मनिर्भर भारत की हम कह सकते हैं कि एक ये प्रतीक तो है ही, साथ ही हमारी इसमें तकनीकी क्षमता, हमारी वैज्ञानिक सोच, सबका प्रदर्शन हुआ है। तो ये जो हुआ है, इसमें आप देखिए कि पूरे भारत की मेहनत लगी है, तो ये रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। तो ये काम अगर नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया है, तो हक सिर्फ उनका ही बनता है वहां पर उद्घाटन करने का। बिल्कुल। और राष्ट्रपति के जाति सूचक का अगर आप नाम ले रहे हैं, तो वो भी राष्ट्रपति का अपमान ही है। बिल्कुल अपमान है, और पूरे देश की है। हाँ, और दूसरा बात यह है कि ये वही लोग हैं जो आज विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में तो उनको वोट नहीं दिया। बिल्कुल। और राष्ट्रपति के लिए जब उनका उम्मीदवारी का नाम घोषित हुआ, तब से लेकर उनके निर्वाचन के बाद तक के इनके बयान आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार की सोच रखते हैं। बिल्कुल। और एक कांग्रेस नेता, उन्होंने तो माफी तक नहीं मांगी है। हाँ, और पश्चिम बंगाल के एक मंत्री ने विवादित बयान दिया था राष्ट्रपति जी के खिलाफ। दूसरा, हम देखते हैं कि जो ये बात कह रहे हैं कि हम संविधान का हनन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो संविधान दिवस जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया था। संविधान दिवस का 26 नवंबर का उन्होंने बहिष्कार किया था। अभी इसी साल आप देख लीजिए, जब बजट सत्र हुआ था, बजट सत्र में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का आम आदमी पार्टी, बीआरएस और तमाम दलों ने बहिष्कार किया था। तो आपके मन में राष्ट्रपति जी के लिए कितना सम्मान है, या आप अभी जो बहिष्कार कर रहे हैं, क्या उसका कारण वही है जो आपके मुंह से निकल रहा है? इस पर भी बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि 2-3 विषय हैं। एक तो वीर सावरकर जी की भी आज जयंती है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने ये काम कैसे कर दिया, ये तो बहुत चमत्कार वाला काम हो गया है। अब आप देखिए कि और जनता में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप इस वीडियो को, जो संसद के नए वीडियो को शेयर कीजिए, लोग शेयर कर रहे हैं और लोग हतप्रभ हैं कि हमारे देश में ऐसा हो सकता है क्या, इतने कम समय में और इतना बढ़िया कुछ बन सकता है क्या। तो नेताओं के सुर भी बदलने लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहिष्कार किया है, लेकिन उसकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वाह, क्या संसद बन गई है। तो ये धीरे धीरे सबके सुर बदलेंगे। जैसा आपने कहा कि अभी बस सबको बुलाया जाएगा, तो अभी मानसून सेशन में जब सब पहुंचेंगे तो सब सेल्फी भी लेंगे। नहीं, अगर विरोध करना था तो उन्हें इस्तीफा देकर विरोध करना चाहिए था। उतना शायद साहस किसी के पास है नहीं, राजनीतिक साहस। खैर सर, हम विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो 2 तरीके से गोलबंदी की कोशिश हो रही है। एक तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो अपना एक चुनाव के बहाने कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के बहाने ही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कांग्रेस का साथ ले पाएंगे? केंद्र ने अध्यादेश लाया, कांग्रेस तो सवाल कर रही है ना केजरीवाल से, खास करके दिल्ली कांग्रेस यूनिट, कि शीला दीक्षित, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कभी उनसे उन्होंने ये मांग नहीं की।
साहिब सिंह वर्मा या फिर मदन लाल खुराना के समय नरसिम्हा राव साहब थे, उन्होंने कभी इनसे मांग नहीं की। जब वो लोग दिल्ली के विकास के लिए काम कर सकते हैं संयमित संसाधनों में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको जो करना है आप कीजिए, आप अध्यादेश को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? देखिए, ये काम की लड़ाई तो है ही नहीं, ये सिर्फ उसकी लड़ाई है कि मेरे पास सत्ता और अधिकार किसके पास ज्यादा हैं, उसकी लड़ाई है। अब अरविंद केजरीवाल, ठीक है, जैसे आपने कहा कि वो भी विपक्षी गोलबंदी कर रहे हैं, तो एक तरफ नीतीश कुमार की गोलबंदी है, एक तरफ जो अरविंद केजरीवाल की है, दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय दल हैं उनके मन की आशंकाएं भी हैं। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने, जैसा आपने कहा कि दिल्ली यूनिट खिलाफ है, तो दिल्ली यूनिट ही नहीं, उनकी पंजाब यूनिट भी खिलाफ है कि अरविंद केजरीवाल के साथ किसी प्रकार के साथ उनके साथ गठबंधन किया जाए या उनको समर्थन दिया जाए, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को रसातल में पहुंचाया है। बिल्कुल, और कांग्रेस का वोट भाजपा का वोट बराबर है जी। तो ये दिखाता है कि अब अच्छा, लेकिन इसमें अभी अरविंद केजरीवाल भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस से उन्होंने समय मांगा है, और ये बताकर समय मांगा है, और बाकी आपने ये पहले शायद खबर नहीं सुनी होगी कि उन्होंने इनसे समय मांगा है, मैं इनसे मिलने जा रहा हूं, ये बता के गए हैं वो। लेकिन कांग्रेस से समय मांगा है, ये खबर उन्होंने बताई, ये बात उन्होंने बताई। अब उनको पता है कि कांग्रेस समय देने में आनाकानी करेगी, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस समय ना दे, ताकि वो फिर कांग्रेस पर सवाल खड़े करें कि कांग्रेस भी इसी सोच की है, कांग्रेस भी लोकतंत्र की हत्यारी है, और आइए क्षेत्रीय दल जितने भी हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े होने का मतलब नहीं है, आप मेरे साथ आइए। भाजपा कांग्रेस मिले हुए हैं, हाँ, बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं, ये उसकी ए पार्टी है, वो भी इसकी बी पार्टी है, तो वो जो रटे रटाए बयान होते हैं वही सब देंगे वो, तो वो भी नहीं चाहते हैं कि वो समय दें। तो अब देखना होगा कि क्या कैसे समय होता है। शरद पवार का फाइल केजरीवाल के पास 2013 में पड़ा हुआ था। जी हाँ, उन्होंने कहा था उस समय तो लेकिन अब वो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पलटी मार वाली राजनीति की, वो जनता के सामने तमाम पुराने वीडियोस उनके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि किस नेता के बारे में उन्होंने क्या कहा था, और आज उनके साथ खड़े होने में उनको गर्व महसूस होता है। तो वो जिन सिद्धांतों को लेकर राजनीति में आए थे, उनको तो तिलांजलि वो दे चुके हैं, और अब शायद सत्ता और अधिकार ही उनके लिए सब कुछ रह गया। और मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय दलों को वो पटाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पे नीतीश कुमार की आपने जो बात करी थी, मुझे लगता है कि दिक्कत होगी, क्योंकि हमने देखा कर्नाटक चुनाव में उसका एक विश्लेषण देख रहा था, उनका जो खासतौर पे जो मत प्रतिशत रहा है पार्टियों को मिला है, खासतौर पे किस वर्ग को कितना मिला है, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में सारा का सारा गया है, तो अब क्षेत्रीय दलों को ये डर हो गया है कि लोकसभा चुनाव में हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरा के पूरा छिटक सकता है और कांग्रेस को जा सकता है। और भाजपा भी ये चाहती है। हाँ, तो भाजपा भी ये चाहती है, तो इसलिए और ये अगर ऐसा हुआ तो क्षेत्रीय दलों को सीधा सीधा नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दलों के मन में अभी बहुत सारी आशंकाएं हैं। नीतीश कुमार प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय दलों को आशंकाएं तो चलिए दूसरे मुद्दों को लेकर हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर भी शंकाएं हैं कि ये कब पलटी मार जाएं, क्योंकि उन्होंने भी कई ऐसी पलटियां मारी हैं। बिल्कुल, संसद भवन का जब न्यू रखा जा रहा था तो ये साथ खड़े थे। हाँ, आज विरोध में है। हाँ, और ये तो चलिए कर राजनीति की बात है, कौन गठबंधन क्या बनता है, लेकिन जिस तरीके से नीति आयोग की बैठक हुई दिल्ली में, 8 मुख्यमंत्रियों ने उसका बहिष्कार किया, ये सरासर अपने राज्य के साथ नाइंसाफी है, अपने राज्य के हितों के प्रति अनदेखी है। आप देखिए कि एक तरफ आप उस बैठक का, जो कि एक राष्ट्रीय संचालन परिषद नीति आयोग की बैठक हो रही है, उसमें पूरे आगामी लक्ष्य तय किए जाते हैं, किस राज्य को क्या समस्याएं हैं, सीधा प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, तमाम कैबिनेट मंत्रियों से बात कर सकते हैं, अपने राज्य के हितों से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। आपके पास ऐसा सशक्त मंच है जहां पर हर मुख्यमंत्री को बोलने की पूरी आज़ादी होती है, आप अपनी बात विस्तार के साथ रख सकते हैं। वहीं हाथ के हाथ मंत्रियों को नोट करा दिया जाता है कि आप इस विषय को देखें। तो एक ऐसा सशक्त मंच, उस पर उसकी बैठक का आप बहिष्कार कर रहे हैं। एक तरफ आप बहिष्कार करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, तो ये गलत चीज़ है। आप जनता के बीच में जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि हमारे को
पैसा नहीं दिया जा रहा, हमारा पैसा रोक के रखा हुआ है, हमारे ये योजनाओं को मंजूरी नहीं दी जा रही है, और जो मंच है जहां पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप उस मंच का बहिष्कार कर रहे हैं। तो आप अपनी जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, जनता से झूठ बोल रहे हैं और अपने राज्य के हितों की अनदेखी कर रहे हैं, और हमारा जो एक संघीय ढांचा है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कहते हैं कि केंद्र ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। केंद्र ने लोकतंत्र को खत्म नहीं किया, आप उस लोकतंत्र में सहभागी नहीं बन रहे हैं, आप उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। जबकि आपने जो शपथ ली है उस शपथ में तमाम चीज़ों के साथ ये भी है कि हमारा जो संघवाद है उसको हम मजबूत करेंगे, तो लेकिन आप मजबूत करने की बजाय उसको कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें तमाम राजनीतिक विषयों को शामिल करना जरूरी हो जाता है। तो 9 साल कितने बेमिसाल, या अभी भी है कई सवाल? देखिए, सवाल तो खैर कांग्रेस ने कर दिए हैं और बीजेपी ने उसका जवाब भी दे दिया है, लेकिन इन 9 सालों में सरकार कुछ भी कहे और विपक्ष कुछ भी कहे, हमको जरा एक आम नागरिक होने के नाते हमको खुद से महसूस कर लेना चाहिए कि 9 साल पहले देश में क्या था और अभी क्या है। मैं बहुत सारे मुद्दों पे नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आपको एक, क्योंकि अब ऐसी फेसबुक को देखते देखते मुझे कुछ, जैसे वो मेमोरी नहीं आती कि अब वो 8-9 साल पहले की मेमोरी, 2 साल 3 साल पहले की मेमोरी, तो वो आने लगी। तो मैंने थोड़ा सा देखा कि मैं जरा 9-10 साल पहले क्या शेयर करता था, तो सिर्फ वो घोटालों की खबरें हैं, घोटालों से संबंधित कार्टून हैं, या उस समय वही सब होता था, तो हम भी सब वही लिखते थे, वही सब चीज़ें कि भाई ये हो रहा है देश में, या इस तरीके का घटनाक्रम हो गया, कहीं ब्लास्ट हो गया है तो कहीं कुछ हो गया है। आज देश में क्या है, अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब हिरोशिमा गए तो अमेरिकी राष्ट्रपति आके कह रहे हैं कि आपकी इतनी लोकप्रियता है कि मुझे वो आपके लिए जो रात्रि भोज देना उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि द बॉस मोदी जी को। अभी ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता हैं, उनका जो आज वीडियो आया है उसमें वो कह रहे हैं कि हर राजनीतिज्ञ को ये लगता है कि उसको ईर्ष्या होती है कि मेरी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जैसे क्यों नहीं है। तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ मुद्दा नहीं है। लोकप्रिय आदमी कब होता है? जब वो अपने वादों पर खरा उतरता है, उसके काम से जनता को लाभ होता है। और अगर हम इन 9 वर्षों का सारांश, क्योंकि आपने कहा कि समय भी ज़्यादा हो गया, तो सारांश और संक्षेप में अगर हम वर्णन करें तो आप देखिए कि लाभार्थी वर्ग बढ़ा है जो केंद्रीय योजनाओं का है, और योजनाओं का विस्तार हुआ है, योजनाओं को पारदर्शी तरीके से हम कह सकते हैं कि लोगों तक पहुंचाया गया है, और लोग भी इस बात को मान रहे हैं। आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आज भ्रष्टाचार और आतंकवाद कम हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो नए रिकॉर्ड बना रहा है। कोविड महामारी का जिस तरह से हमने सामना किया उसको पूरी दुनिया देखती है कि किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमने चलाया। हमने सिर्फ अपने लोगों के लिए वैक्सीन नहीं बनाई, हमने मित्र देशों को, दुनिया के विभिन्न देशों को दी, और बिना किसी शर्त के दी। और ये यही कारण था कि पापुआ न्यू गिनी की जो प्रधानमंत्री हैं वो पैर छू रहे हैं कि आपने इतनी मदद करी वैक्सीन से। तो ये, और हमारे पड़ोसी के हमने देखिए, आप श्रीलंका की हालत में पहुंच गए तो हमने उसको किस तरीके से मदद की है, बांग्लादेश की मदद करी। तो पड़ोसी मुल्कों के साथ ही पूरी दुनिया में जिस तरीके से हमने मदद करी है। और अब भारत वो देश है कि सिर्फ वो अपने हितों के प्रति चिंतित नहीं रहता। तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले भारत वहां पर पहुंच गया था, तो नेपाल में भूकंप आया सबसे पहले भारत पहुंच गया था। तो हम दुनिया के किसी भी देश में त्वरित प्रतिक्रिया करते हैं। अगर कुछ मदद की जरूरत होती है तो त्वरित हमारी मदद होती है। हमारा कोई आदमी, हमारा कोई छात्र, हमारा कोई नागरिक कहीं विदेश में फंस जाए तो हम उसको किसी भी कीमत पर लेकर आते हैं। हमारा जो क्या अभिमन्यु अगर पाकिस्तान में फंस गए थे, तो दबाव इतना था कि वहाँ के जो सेनाध्यक्ष थे उसके पैर थर थर कांप रहे थे और उन्होंने छोड़ना पड़ा। इमरान खान जो कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कि नए भारत की, सशक्त भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। और इस भारत में आप देखिए ना कि बहुत सारे काम हुए हैं। हम को उज्ज्वला योजना आप देख लीजिए, अकाउंट खोलना, लोगों को घर मिलना, वही कह रहा हूं, केंद्रीय योजनाएं का विस्तार हुआ है, उसका लाभार्थी वर्ग बढ़ा है। और आप देखिए कि आज़ादी के 75वें साल में 75 साल हो गए थे तो हमको जाकर पहला वॉर मेमोरियल मिला हमारे देश का। हमारे देश में ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हुई हैं जो कि पहली बार हो रही हैं।
है ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर मानी जाएंगी, गिनी जाएंगी। और कमियां हर जगह होती हैं, कमियां इस सरकार में भी रही हैं, चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद आगे आने वाले समय में बाकी कमियों को भी दुरुस्त किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो गांव में एक कहावत है कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा ही फेल या पास करेगा। तो जो काम करेगा उसी से सवाल भी पूछे जाते हैं। खैर, आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।